थेरेप्यूटिक ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहले क्या अवेलेबल होंगे यहाँ पर? एंटीवायरल। ठीक है। देन नेक्स्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर अपने को कभी भी सफल बनना है तो उसकी कुंजी क्या होगी कि हमें प्लान होना चाहिए। और प्लान कैसा आएगा? स्टेप वाइज आएगा। तो एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। उसके बाद क्या आएगा? थ्रोम्बोसिस हो रही है तो एंटी कोएगुलेंट्स। उसके बाद क्या आएगा? एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। उसके बाद क्या आएंगे? मिसलेनियस एजेंट्स। है ना? तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, कुछ एंटीवायरल्स के नाम बता सकते हो क्या? आकाश, आपका अच्छा ऑप्शन है कि डी डायमर वैल्यू देखेंगे फॉर प्रोग्रेशन ऑफ कोएगुलेटरी एंड प्रोफाइल। और मैं अभी इस पे नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैंने आप लोग से कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के नाम पूछे तो ओसेल्टामाविर आया पहला ऑप्शन, फिर फेविप्राविर काफी सारे लोगों ने बताई, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, फेविप्राविर, रेमडेसिविर। चलिए, तो कम से कम आप लोगों को दवा के नाम मालूम है। अच्छा, गैलिडेसिविर भी आ गई है। शिवांशी देविन, दिस इज न्यू टू मी। ठीक है दिव्यांशु, बहुत बढ़िया। टोक्लीजुमैब, ठीक। नहीं, टोक्लीजुमैब इज नॉट एंटीवायरल ड्रग। ठीक है ना? सो द एंटीवायरल्स विच आर अवेलेबल विथ अस आर RNA dependent RNA polymerase inhibitors like favipiravir, which is orally active and is approved for mild to moderate illness, and remdesivir, which should be administered parenterally and is approved for moderate disease only. ठीक है, वेरी गुड। तो अपन थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। है ना? तो ये कब के अप्रूव कौन सी ड्रग है? RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर फेविपिराविर, रेमडेसिविर। ये ओरल है, आईवी, माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में। दे हैव अ रोल इन अर्ली डिसीज ओनली अप टू डे 7 और 9। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? दे डिक्रीज वायरल लोड, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, decreases spread of infection, and
and lead to early discharge among in-hospital patients. मतलब जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्दी से छुट्टी हो जाती है. Some disadvantages. इस समय अवेलेबिलिटी इज अ इशू. कॉस्ट, efficacy, then they are only effective during initial 0 to 7 or 9 days of infection. ठीक है, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, बट nonetheless are very useful agents if used on time. And efficacious when used in the right dose and at right time. Among the two, remdesivir is approved for use in pregnant women, children, and infants. ठीक है, चलिए. So the next agent which is useful for treatment of these disorders is anti-inflammatory drugs. Agents. अब मेरा आप लोग से सवाल है, नेम सम एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड डिसीज. बताइए. मेथाइलप्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, इनहेल्ड ब्यूटासोनाइड. वेरी गुड. अच्छा, किसी ने पराग ने टोक्लिजुमैब बोला, अनुजा सैनी ने स्टेरॉइड्स, महक पुरवाल टोक्लिजुमैब, डेक्सा ब्यूटासोनाइड, इनहेल्ड ब्यूटासोनाइड, काफी सारे लोग. तो द मेन क्लास ऑफ एजेंट्स विच आर यूज्ड currently used are steroids, and even among the steroids you have dexamethasone, methylprednisolone, and other anti-inflammatory agents like tocilizumab, और क्या बोला, inhaled steroids or budesonide, interleukin 1A receptor agonist, antagonist like
एनाकिंड्रा, ये भी मैं आप ही लोग से सुन रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको यूज पढ़ा नहीं है, देखा भी नहीं है। चलिए, तो ये सारा होगा। और कौन से हैं? कोविड या कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, आईवी immunoglobulins, some monoclonal antibodies like bamlanivimab, etc. और हमारे देश में जहाँ पे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ओपिनियन ज्यादा मैटर करते हैं, साइंस मैटर नहीं करता, वहां पे काफी सारे डॉक्टर्स हैं जिनने ड्रग्स लाइक एटोलिजुमैब, बेवासीजुमैब का भी उपयोग चालू कर दिया है। ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है और ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, तो अगर हम इतनी सारी ड्रग्स में देखें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंट ड्रग्स आर डेक्सामेथासोन एंड मेथिलपेनिसिलिन। विल बी कंपेयरिंग द टू एंड वुड लुक फॉर द बेनिफिट्स अमंग द टू, है ना। तो डेक्सामेथासोन और मेथिलपेनिसिलिन both are orally as well as parenterally available, but the main modes which are available are IV in case of dexamethasone and oral and IV in case of methylprednisolone। See, दूसरा, this dexamethasone is cheap। ये चीप तो बाद में बात करेंगे अपन। This is long acting, so once a day is good enough। मेथिलपेनिसिलिन को अपने को ट्वाइस और वंस अ डे देना पड़ता है। दिस इज प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रीड एंटी इंफ्लेमेटरी। दिस हैज ग्लूको प्लस mineralocorticoid both। Next, this one is very hyperglycemic। This has less hyperglycemic potential। The next, ये छोड़ दोगे। Most of the studies have used dexamethasone। This has fewer studies। चलिए, the last and not the least, this drug is dirt cheap, 10 rupees per dose, and this one is costly up to 500 rupees per day। Two doses। Now my question to you people is, which one will be your choice of agent? डेक्सामेथासोन और मेथिलपेनिसिलिन, बताइए।
शुभांशु शर्मा नॉन डायबिटिक डेक्सामेथासोन उर्वशी डेक्सा शुभांशु शर्मा इफ डेक्सा 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 पराग गोयल डेक्सामेथासोन नॉन डायबिटिक षष्ठी इफ डेक्सा षष्ठी ने क्या लिखा इफ डायबिटिक एमपीएस इन इंडिया आई वुड प्रेफर डेक्सामेथासोन अनुजा सैनी वेरी गुड सृष्टि अदरवाइज डेक्सामेथासोन समर्थ हुरर डू ब्लड शुगर फर्स्ट देन डिसाइड वेरी गुड दिव्यांशु चौधरी डेक्सा इन डायबिटिक ठीक वेरी गुड। मतलब आप लोग अब मैंने जो बीज बोया था या बोने की कोशिश की थी उसमें मैं सफल हुआ हूं। अब आप लोग ने काफी अच्छे से सोचना समझना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या बोलता हूं इफ गिवन अ चॉइस टू मी तो मैं बिल्कुल आप लोग के साथ जाऊंगा नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स पुअर सेटअप्स लेस मैन पावर में मैं डेक्सामेथासोन यूज करूंगा। आई विल चूज इन मेथाइलप्रोडाक्शन इन दोज विद डायबिटीज स्किल्ड और एफिशिएंट मैन पावर होगा तो मेथाइलप्रेडनिसोलोन यूज करूंगा। और इन ठीक है चलो ये दो मान लेते अपन। तो इन दो कंडीशंस में दीज विल बी माय ड्रग ऑफ चॉइस। मैं आपको इसकी एक डेक्सामेथासोन की अच्छी बात बताता हूं। डेक्सामेथासोन का वायल होता है 2 ml का वायल होता है 8 mg ड्रग होती है। इफ यू डोंट हैव मैन पावर देन व्हाट टू डू बताइए। सरकारी सेटअप में आप हो आपके पास डेक्सामेथासोन बहुत सारा है पर आपके पास मैन पावर ही नहीं कि आईवी इंजेक्ट कर सके तो क्या करोगे आप। क्या करेंगे। अरे वाह साक्षी आपने तो आनंद ला दिया। हाँ ओपन द वायल एंड आस्क द पेशेंट टू कंज्यूम द सेम। ठीक है ये बहुत अच्छी बात है साक्षी। मतलब आई एम ऑल प्रेज फॉर यू। ठीक है ना। तो डेक्सामेथासोन के साथ सबसे अच्छी बात है गांव में हो जबलपुर से बहुत दूर हो क्या करना है कुछ नहीं करना। पता चला पेशेंट को सीवियर कैटेगरी में या बुरी हालत में है उससे बोले डेक्सामेथासोन इंजेक्शन खरीदो वायल तोड़ो या खोलो और पी जाओ। इतना करने के बाद जबलपुर बुला लो या उनको बोलो कि सरकारी सेटअप चले जाओ जो भी पास में अस्पताल हो वहां चले आए। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज है डेक्सामेथासोन के साथ। ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद द स्टेरॉइड्स और ये अपना स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन मेथाइलप्रेडनिसोलोन। अब जो स्टेरॉइड अब जो हमारे पास बचते हैं टोक्लीजुमेब इट इज ए इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर। मैं आपको पर्सनली बताऊं आई वुड नॉट लाइक टू यूज टोक्लीजुमेब बिकॉज टोक्लीजुमेब इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया increase the risk of fungal infections and also increases the mortality ज्यादा लोग मरते हैं। Inhaled budesonide is only good for those who have a previous history of bronchial asthma or COPD and are suffering from mild disease। एना केंद्रा मैंने नहीं सुना। कन्वर्सेंट प्लाज्मा ओनली फॉर माइल्ड एंड अर्ली डिसीज।
Now this plasma is again very poorly या inappropriately used by all our doctors or clinicians at this point of time. जो मरीज ठीक नहीं होता उसको बोलते भैया प्लाज्मा ले आओ, अब कहाँ से मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता. IV hemoglobin is very good for those with severe illness and is relatively cheaper also. Bamlanivimab only in US and for mild patients. ठीक है, तो ये इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है. सो अपने को एक ही बात याद रखना है कि हमारे पास अगर कोविड का मरीज है तो उसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में स्टेरॉइड सबसे अच्छे हैं, खासकर लेट फेज में, मॉडरेट और सीवियर इलनेस में, और उनमें डेक्सामेथासोन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन आर द बेस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट द थर्ड. तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? थेरेप्यूटिक ऑप्शन एंटीवायरस हो गए, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई. ठीक है, द नेक्स्ट इज एंटीकोएगुलेंट्स. इसको भी हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं. सो लो डोज एस्पिरिन फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड एंटीकोगुलेंट्स फॉर थेरेपी. इसमें भी कौन कौन से होते हैं? एक पेरेंट्रल होता है और दूसरा ओरल होता है. पेरेंट्रल में हमारे पास लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन होते हैं, एनॉक्सापेरिन, $60 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली वंस और ट्वाइस डेली दे सकते हैं. ओरल में हमारे पास फैक्टर 10A इनहिबिटर हैं, जैसे रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन. फैक्टर 2A इनहिबिटर्स हैं, जैसे डेबिगेट्रान. ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर वेरी एफिकेशियस in those with hypoxia. और डिसएडवांटेज क्या है? हेमोप्टिसिस और ब्लीडिंग रिस्क. Therefore, these should be used judiciously. ठीक है, यहां पे हमारी बात खत्म हो गई एंटीकोवलेंट्स की. चलो, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट एजेंट? आखिरी के 10 मिनट लगेंगे बस बेटा, आखिरी के कुछ मिनट. तो क्या है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, है ना. तो अब आप लोग बता सकते हो कौन कौन से एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो अपन उपयोग कर रहे हैं कोविड के इलाज में? गिव सम एग्जांपल्स. एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, एजिथ्रो, वेरी गुड. और डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेरिविड, क्लेरिथ्रोमाइसिन. और कोई? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, सेफेक्सिम, एमॉक्सीक्लेव, वेरी गुड. और कोई? तो हम अब सबसे पहले देखते हैं इनका उद्देश्य क्या है इन ड्रग्स को यूज करने का. ए, सम एंटीवायरल एक्टिविटी.
है ना। किस किस की है? ऐसा कहते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, इनमें कुछ एंटीवायरल एक्टिविटी होती है। बी, सम एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑल्सो। किसमें है वो? डॉक्सीसाइक्लिन में। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसके लिए डॉक्सी, एजेथ्रो, सेफेक्सिम, नहीं, डॉक्सी एजेथ्रो आर गुड। ठीक है। देन डी, ट्रीटमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन। ये क्यों बोल रहा हूं? इन दे आर सीन ए स्टेरॉयड रेसिपिएंट्स, जिनमें स्टेरॉयड चल रहा है उनमें देखा जाता है ये। एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और निमोनिया, है ना। तो एग्जाम्पल, एमोक्सिक्लेव, सेफेक्सिम, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड IV antimicrobials like meropenem, piperacillin tazobactam, एटसेट्रा। ठीक है। अब आखिरी बचा है और वो क्या है? मिसलेनियस एजेंट्स। तो मिसलेनियस में क्या उपयोग करना चाहोगे आप लोग? बताइए, फटाफट बताइए, 3:30 हो गए, 10 मिनट और है बस अपने पास। विटामिन CD, वेरी गुड। जिंक, हम्म, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन, ठीक है ना, ये हैं। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन C, D, N-एस्टाइलसिस्टीन म्यूकोलिटिक होता है, एम्ब्रोक्सोल, और बताते जाइए आप, कफ सप्रेसेंट, मोंटेल्यूकास्ट, लीवोसिट्रिजिन, ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक डॉक्सोफाइलिन, बीटाडीन गार्गल, these are poorly studied, not first line agents. They may be used along with first to fourth class of drugs. ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड विद द थेरेप्यूटिक ऑप्शंस। अब आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है थेरेपी की। तो अपन फटाफट थेरेपी कर लेते हैं। सो वी स्टार्ट विद द therapy. The first category is of mild patients
बताइए माइल्ड पेशेंट्स को क्या क्या मिलेगा, कैसे पहचानोगे आप कि माइल्ड है कोविड इलनेस इन मरीज में? बताइए। ओनली फीवर, वेरी गुड। और फीवर विदाउट कफ, नॉर्मल एसपीओ2, बहुत अच्छी बात है महक। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल मिलेगा, एसपीओ2 नॉर्मल होगा इनका, गुड। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितनी होगी इनकी? नो डिस्निया, नो हाइपोक्सिया, नॉर्मल हार्ट रेट, गुड सौरम्या। एब्सेंस ऑफ डिस्नी एंड ब्रेथलेसनेस, गुड। डिसीज ड्यूरेशन क्या होगी सौरम्या? 1 to 3, हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज पेशेंट्स आर सिक फॉर लास्ट 1 to 3 days ओनली। ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फीवर विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एसपीओ2 मोर देन 96% इज माइल्ड कोविड। इनमें क्या करना है, तो इनमें मरीज को बोल दो कि व्हाट्सएप पे जो लिखा है वो कर लें। डॉक्सी with azithromycin, with ivermectin, with vitamin C, with vitamin D, with cough syrup, with paracetamol। और क्या दे सकते हैं? जितनी दवा दे सको उतनी दे दीजिए, है ना। तो मरीज को बोल दो कि भैया जो व्हाट्सएप पे लिखा है उसी से इलाज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर माई चॉइस एजिथ्रोमाइसिन should be less used. Why? Because it causes diarrhea. Azithromycin is responsible for drug-induced diarrhea। और इसके लिए रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया is common, therefore they should be less and less preferred। ठीक है ना, बाकी सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगली क्लास, अगली कैटेगरी, मॉडरेटली इल पेशेंट्स। इनमें क्या करना चाहिए बताइए? चैट में लिखिए जल्दी से। बताइए। प्लस मिथाइलप्रेडनिसोलोन, गुड ऑप्शन, गुड आंसर। और बताइए। हम्म। आइवरमेक्टिन शिवानी अपन तो तभी यूज कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और बताइए एंटीवायरल्स, वेरी गुड, हम भूल ही गए ये बात बिल्कुल। तो माइल्ड केसेस में फेविपिराविर शुड बी ऑफर्ड टू ईच एंड एवरी पेशेंट, है ना। एक गोल्डन कलर से लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट शुड बी यूज्ड इन एवरी पेशेंट, ठीक है। तो अब मॉडरेट केस में क्या करना चाहिए? मॉडरेट केस कौन से हैं? जिनकी डिसीज ड्यूरेशन 3 से 5 दिन की हो गई है, उनका सेचुरेशन 92 से 96 है, इनको फीवर है, इनको कफ है, और टेकिपनिया, टेकिकार्डिया ये है इनमें। ठीक है ना। तो अगर मेरा बस चले तो आई वुड सजेस्ट IV रेमडेसिविर विद IV डेक्सामेथासोन और IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन
with antacids and maybe additional doxy plus ivermectin प्लस मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये देना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, नाउ नेक्स्ट द थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स और द सीवियरली इल पेशेंट्स, इनमें क्या देना चाहोगे आप? फटाफट बताइए। अच्छा हाँ, इधर पे एक और दवाई देना चाहूंगा मैं, जस्ट बिकॉज द इन्फ्लेमेशन हैज सेट इन, देयरफॉर लो डोज एस्पिरिन इज मस्ट। ठीक, हाँ, ये कितना बढ़िया लिखा आप लोग ने। ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइजेशन, सब चाहिए अपने को। सो दीज आर पेशेंट्स हु आर सफरिंग विथ हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन लेस देन 92% है इन नॉर्मल और लेस देन 88% इन दोज विथ सीओपीडी, है ना, ऐसे लोग। और क्या है इनमें? इनमें थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है, तो सेट इन, और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन के लिए या तो प्रोफिलैक्सिस देना पड़ेगी या ट्रीट करना पड़ेगा इनको। सो द ड्रग्स आर, पहली होगी आईवी स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, एडमिशन इनटू अ डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, आईवी और सबक्यूटेनियस, हेपेरिन, इनॉक्सापेरिन 40 to 60 milligram once daily or twice daily with IV higher antibiotics whichever is available in the hospital। ठीक है, अपने अस्पताल में जो अवेलेबल है सबसे अच्छा वो देंगे अपन। और साथ में क्या देंगे? IV fluids to keep the patient well hydrated, good nutrition, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैं इन हर पेशेंट में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स दूंगा, विटामिन सी भी दूंगा, डी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, प्लस फिजियोथेरेपी। अगर हम फिजियोथेरेपी देंगे तो निमोनिया कम होगा, थ्रोम्बोसिस कम होगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। द लास्ट, व्हाट अबाउट द पेशेंट्स हु आर सफरिंग विद एआरडीएस, इनके लिए क्या करोगे? बताइए। वेरी गुड। इनके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए हमें, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेशन चाहिए। दूसरा, तीसरा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे बेटा, आईवी स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन 8 to 24 milligram per day, methylprednisolone 500 milligram to 1 gram per day, subcutaneous
low molecular weight heparin twice daily, IV antimicrobials, वेंटिलेटरी सपोर्ट लिख ही चुके हैं अपन, ये हो गया। फिर IV आइनोट्रोपिक एजेंट्स, डोब्यूटामिन, टू सपोर्ट सर्कुलेशन, shock, and मेंटेनेंस ऑफ वाइटल्स। अगर हम इतना कर पाए तो हम अपने 100 आउट ऑफ 100 माइल्ड सब्जेक्ट्स, 100 आउट ऑफ 100 मॉडरेट सब्जेक्ट्स, इनको बचा पाएंगे, है ना, अगर हम इतना कर पाए, और हमें करना चाहिए। अब आज समय बहुत सारा हो गया है, इसलिए हम यहाँ छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो एक हफ्ते बाद अगले गुरुवार को ही बैठ जाएंगे, तो हाई रिस्क पेशेंट्स में बात कर लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और उसके बाद काम भी पढ़ भी लेंगे। तो इस तरीके से मैं सचिन कुचिया आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं चाहूंगा आप सब अपनी पीठ सीधी करके खड़े बैठ जाएं और मेरे साथ एक शांति मंत्र कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ, कुछ सवाल होंगे आप लोगों को तो उसका उत्तर दे देता हूँ फटाफट। पर मैं बताता हूँ, आप जो भी अपने प्रण करें, जो भी मेहनत करें, उसके साथ में थोड़ा सा ईश्वर का जरूर ध्यान करें। जिसको भी पूजा करते हैं उनका ध्यान करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सुभाषु ने पूछा है, फीवर इज ऑल्सो एब्सेंट देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट इन माइल्ड कैटेगरी। हाँ कर सकते हैं, अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसको अपन, एल्डरली है, बच्चा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको माइल्ड आप मान के चल सकते हैं। साक्षी ने पूछा, कहना है माइल्ड डिसीज पेशेंट डायरेक्टली प्रेजेंट है सीवियर डिसीज इवन आफ्टर 14 डेज ऑफ डिसीज ऑनसेट। बिल्कुल सही बात है साक्षी, अगर हमने माइल्ड पेशेंट की केयर नहीं करी तो ही और शी मे लैंड इनटू सीवियर कैटेगरी बाय डिफॉल्ट। सर Suramya Jain, sir, are there any indication to give aspirin in mild cases? Yes. Subjects with mild COVID disease and pre-existing hypertension, dyslipidemia, diabetes, history of previous MI, cerebrovascular accident, infarct, stroke, they should be given or continued aspirin. फिर इसके बाद पूछा अनुजा सैनी, सर इफ कोविड इज ड्यू टू इम्यून डिसरेगुलेशन व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। यह बिल्कुल फालतू बात है। कोविड की बीमारी इम्यून डिसरेगुलेशन की बीमारी है, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का कोई काम नहीं है। हाँ, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जीवनचर्या को रेगुलेट कर लें। हम जितना ज्यादा नॉर्मल जीवन जिएंगे हमारी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो लोग रात में ज्यादा जगते हैं, जिन लोगों की बॉडी क्लॉक और जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम है और डे नाइट साइकिल है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा घातक होती है। इसलिए रोज सुबह जल्दी उठें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, योग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, समय से नाश्ता करें, समय से खाना खाएं। देखिएगा ईश्वर न करे अगर आपको कोविड होता है तो वो आसानी से चला जाएगा। सर प्लीज कंफर्म वेदर इट इज इम्यून डिसरेगुलेशन और इम्यून डेफिशिएंसी और बोथ। तो मैं आपको बता देता हूं अनुजा, इट इज अ डिसीज ऑफ इम्यून डिसरेगुलेशन, नीदर
इट इम्यूनोडेफिशिएंसी नॉर इम्यूनोकॉम्पिटेंसी। ठीक है, जिसके में ब्रेक लगाने का सिस्टम नहीं होगा उनको ये सारी बीमारियां होंगी, जिनके में ब्रेक लगाने का सिस्टम होगा उनको यह बीमारी सीवियर कैटेगरी की नहीं होगी। उसका एग्जाम्पल बताता हूं, जो वैक्सीन वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सीवियर डिसीज नहीं होती। वाई? बिकॉज दे हैव लर्नड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस वायरस। तो जब भी अगली बार ये वायरस आता है तो वो उस पर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देते हैं एंड दे स्टॉप हिम इन ट्रैक्स एंड द डिसीज स्टॉप्स ईदर इन माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी दो क्वेश्चन लेता हूं। सर, हाउ डू वी नो अ पेशेंट हैज रिकवर्ड कंप्लीटली आफ्टर मेडिकल थेरेपी? शुड वी गो फॉर अ चेक आरटीपीसीआर रेड? तो रीचेक आरटीपीसीआर रेड इज नॉट रिक्वायर्ड। आप उनका सीआरपी लेवल करा सकते हो। अगर सीआरपी लेवल नॉर्मल आ गया है और वो 6 दिन से नॉर्मल है तो आप मान सकते हो कि ही और शी हैज क्योर्ड। शुभांशु, आखिरी सवाल, व्हाट इफ फीवर डज नॉट रिजॉल्व आफ्टर 7 days ऑफ माइल्ड डिसीज? कैन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डिसीज? बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे लोगों में वी शुड स्विच टू स्टेरॉइड्स एंड रेमडेसिविर विदाउट फेल। अगर रेमडेसिविर उपलब्ध है तो ये आइडियल पीरियड है उसको रेमडेसिविर लगाने के, नहीं तो स्टेरॉइड्स चालू कर दीजिए, ये पक्की बात है। चलिए, सुचेता, हाउ टू इम्प्रूव डिक्रीज सेचुरेशन आफ्टर आरटीपीसीआर कम्स नेगेटिव आफ्टर ट्रीटमेंट? तो आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद अगर किसी को हाइपोक्सिया हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड निमोनिया। ऐसे मरीजों में स्टेरॉइड्स एंड हायर एंटीमाइक्रोबियल्स आर ड्रग ऑफ चॉइस। सपना गुप्ता, व्हाट टू डू इफ माइल्ड पेशेंट डेवलप्स ब्रेडिकार्डिया 50 to 60 पर मिनट? अगर इस मरीज को पहले भी ब्रेडिकार्डिया रहा है तो नया करने का कुछ भी नहीं है। प्लीज कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। ब्रेडिकार्डिया सीन मोस्टली इन दोज विथ हैवी, मतलब जो पहले से ज्यादा काम करते हैं, स्विमर्स वगैरह होते हैं, उन लोग में ये पाया जाता है, किसानों में पाया जाता है, और कुछ लोगों में रेमडेसिविर लगने के बाद भी ब्रेडिकार्डिया होता है। उस एडीआर को रिपोर्ट कर दीजिए तो काफी मदद मिल जाएगी। What to do if patient doesn't respond to paracetamol? Patient has fever because he has inflammation. If the fever does not respond to paracetamol or favipiravir, doxycycline and ivermectin, then better start steroids and switch over to remdesivir. That is the best option. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आप लोगों ने इतना समय निकाला। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते अगर अपन फिर से बैठे तो कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा करो, इसी प्रार्थना के साथ में जय हिंद, जय राम। जय श्री राम। हो गया, चलो हो गई। आज 2016 बैच की क्लास की है। हाँ, इसमें आज इंदौर के, एमजीएम के और अपने कॉलेज के बच्चे थे। हाँ, जिनकी ड्यूटी लगने वाली है ना, उन लोग। बस एक। हरे राम। अरे यार, क्लास लीव करें।